हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद प्रिंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यूटोनियन फिजिक्स स्टार्ट किया था और उसका ये सेकेंड लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी और अपने टॉपिक पर भी आते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो फिजिक्स का पार्ट 2 है, यानी पार्ट बी है। ठीक है, तो उसी को हमने जल्दी स्टार्ट किया था, उसका ही ये सेकेंड लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले जो यहाँ पे लिखा उसको मत देखिए, पहले मैं जो समझाऊंगी उसको समझ लीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी पहले हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। उसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है मैं उसको अच्छे से रीड कर लूँगी और आपको समझा भी दूँगी। तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये तो मैंने एक पीछे जो लेक्चर था, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें भी जब मैंने स्यूडो फोर्स बताया था उस समय मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी टू टाइप के होते हैं, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सब मैं यहाँ फिर से बताऊंगी, पर मैंने वहाँ पे भी बताया था, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा बहुत डिफरेंट ये हुआ कि वहाँ पे मैं क्या कर मैं वहाँ पे इनर्शियल फ्रेम जो था और नॉन इनर्शियल फ्रेम था, वहाँ पे मैंने आपके लाइफ का एग्जांपल लेके दिखाए थे कौन चीज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है और कौन सा इनर्शियल फ्रेम होता है, क्या चीज़। पर यहाँ पे उसी चीज़ को हमें कोऑर्डिनेट में ले रहा है, बस वही चीज़ करना है, बस उसको एक कोऑर्डिनेट की तरीके से हमें मानना है। ठीक है, तो चलिए पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो भी यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। ठीक है, पहले इनर्शिया लिखा है तो क्या हो जाएगा वो आप तो समझिए। पर चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप के होते हैं, तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लीजिए, तब नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब समझेंगे। पहले क्या समझते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसी लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कोई भी। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि वो एक ऐसा समझ सकते हैं कि जगह होता है। ठीक है, समझिए एक ऐसा जगह होता है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु को बताते हैं कि वो वस्तु कहाँ है और कैसे मोशन करे। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ये मार्कर है। ठीक है, और ये एक मान लीजिए कि मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हूँ कोई, तो मैं कहूँगी कि यहाँ से ये 5 किलोमीटर दूरी है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये मार्कर कहाँ है तो मैं क्या करूँगी, कुछ ना कुछ तो एक कुछ मानूंगी, वहीं से तो उसकी दूरी बताऊँगी। या तो मैं कहूँगी कि ये मार्कर क्या है कि मुझसे 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, ये चीज़ मैं बताऊंगी। या फिर मैं एक दूसरा रेफरेंस, तो मैंने क्या लिया, एक अपना एक रेफरेंस फ्रेम लिया, एक मैंने फ्रेम लिया यहाँ से उसको बताने के लिए। ठीक है, वैसे क्या हो, मान लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप यहाँ लेते और इसी चीज़ को हमें बताने, यानी कोई वस्तु को, तो अब हम कहेंगे कि अगर हमने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहूँ कि इस वाइट बोर्ड से ये 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी किसी भी वस्तु को, कोई आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपको बताने के लिए वो कि किस स्थिति में है, यानी कहाँ है, उसके लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम मानना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर अपना कॉलेज बताना रहता है कॉलेज कहाँ है, तो आप जहाँ खड़े रहते हैं, आपसे कोई पूछा कि बताइए ये कॉलेज कहाँ है, तो आप बताएंगे ना कहीं जगह जो जहाँ रहेंगे वहाँ से बताएंगे कि इससे 5 किलोमीटर की दूरी पे कुछ ना कुछ आप कोई चीज़ बताए। जैसे कि कहीं ये मान सकते हैं, कोई मान लीजिए हॉस्पिटल है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछा कि जो समझिए सिटी हॉस्पिटल है, कोई पूछा कि बताइए सिटी हॉस्पिटल कहाँ है, तो आप कोई ना कोई एक रेफरेंस फ्रेम लेंगे। आप कहेंगे कि यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर से 5 किलोमीटर पे दूरी क्या है, वो हॉस्पिटल। यानी कोई ना कोई एक रेफरेंस फ्रेम आप क्या करते हैं, बताते हैं किसी भी वस्तु को बताने के लिए। तो सेम रेफरेंस फ्रेम फिजिक्स की भाषा में क्या होगा, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मान लेंगे कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बताएंगे किसी वस्तु की स्थिति। ठीक है, स्थिति बताएंगे और मोशन भी बताएंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, उसी रेफरेंस फ्रेम को मान लीजिए, एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप क्या है पार्क में खड़े हैं। ठीक है, आप पार्क में खड़े हैं, अब आपका कोई दोस्त आता है, वो कहता है कि तुम बताओ तुम पार्क में कहाँ खड़े हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका समझ लेते कि पेड़ ही लगा हुआ है, ठीक, कुछ भी लगा हुआ है, तो आप कुछ ना कुछ रेफरेंस फ्रेम मानेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एक रेफरेंस फ्रेम मानेंगे और कहेंगे, देख अपने फ्रेंड से कहेंगे, देखो फ्रेंड जो ये देखो जो ये यहाँ पे जो ट्री लगी हुई है उससे मैं 5 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हुआ। तब आपकी वो स्थिति जान जाएगा, जो आपका फ्रेंड है वो आपकी स्थिति जान जाएगा कि वो क्या है, पेड़ से 5 किलोमीटर दूरी पे है। यानी किसी भी वस्तु की स्थिति
और उसका मैं उस स्थिति को कह सकते हैं पोजीशन, ठीक है, किसी भी वस्तु की पोजीशन और उसका मोशन भी, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, तो चल रहा है यानी कि टाइम के साथ वो अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उसको भी बताने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए और कोऑर्डिनेट सिस्टम बताइए कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स दूरी पे इतना है, वाई दूरी पे इतना चलेंगे, जेड दूरी पे इतना चलेंगे, तो उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि रेफरेंस फ्रेम अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और उसका मोशन भी, उसका गति भी हम बता सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए और उसमें क्या किसी भी पोजीशन को आप पता करना है कि कहाँ है, तो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लेते हैं, वहाँ से कहते हैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ से एक्स एक्सिस की दूरी है, वहाँ से वाई एक्सिस की दूरी पे, तब जाके आपको वस्तु वो पता चल जाएगी। यानी पिछले क्लासेस में भी आपने पिछले लेक्चर में भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। क्या करते, किसी भी चीज़ का पोजीशन निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते थे और कहते थे कि इसका पोजीशन हमें निकालना है, तो हम एक्स वाई कर लेते थे, फिर हम कह देते थे कि इसका मतलब ये इससे एक्स यूनिट की दूरी पे है और इससे ये वाई यूनिट की दूरी पे है, इतनी दूरी पे हम चले जाए तो हमको वो वस्तु क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और वो पोजीशन हमको उसका ज्ञात हो जाएगा। अब हमें मोशन भी निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये कि वस्तु मान लीजिए ऐसे समझ रहे, ऐसे आगे चल रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें मोशन में ज्ञात करना हो या फिर पोजीशन में ज्ञात करना हो, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और मोशन बताने के लिए हमें जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसको ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और अब मैंने लाइफ का एग्जांपल भी आपको देख के देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे इमारत की दूरी बतानी हो तो मैं अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूंगी, फिर कहूँगी कि मुझसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कुछ ना कुछ मान के ही आप किसी वस्तु की पोजीशन को बता सकते हैं, उससे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब मोशन अगर आपको बताना हो तो मोशन के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 5 बजे यहाँ था, 5:30 बजे यहाँ चला गया, 6:30 बजे यहाँ चला गया। यानी कि आपको अगर मोशन बताना हो तो उसमें टाइम भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको मोशन बताना पड़े तो उसमें आपको एक्स वाई जेड वो जो कोऑर्डिनेट है वो साथ में आपको समय भी लेना पड़ेगा, यानी कि टाइम टी भी लेना पड़ेगा। उससे ही हम क्या करते हैं, कह सकते हैं किसी भी इवेंट को हमें बताने के लिए, फिजिक्स की भाषा में हम इवेंट कहेंगे, किसी भी इवेंट को बताने के लिए हमें पहले उसके कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, जैसे एक्स वाई जेड बताएंगे और बगल में फिर टी भी हम लोग लिखेंगे। क्यों टी लिखेंगे, क्योंकि टी बता रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो समय के साथ कहाँ कहाँ मोशन कर रहा है, ठीक है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी वस्तु को बताने के लिए ही जो हम मानते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फिजिक्स की भाषा में उसे हम मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक लेते हैं। भाई हम लोग कोऑर्डिनेट क्या करते हैं कि फिजिक्स में किसी भी पोजीशन को बताने के लिए आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं जिसको एक्स वाई जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब क्या है कि रिलेटिव टू विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब, यानी हमें अगर किसी के मोशन को डिस्क्राइब करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टी भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये दिया है कि इवेंट में क्या आता है कि चारों चीज़ आ जाता है। मान लीजिए अगर कोई हम लेते हैं 3 डायमेंशन में, मान लीजिए कोई हम लेते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और इस पॉइंट को हमें बताना है, पॉइंट मान लीजिए मोशन कर रहा है, पॉइंट नहीं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो हमें क्या पता, एक्स वाई जेड तो हमें पता रहना चाहिए, साथ में साथ हमें टी भी पता होना चाहिए, यानी कि टाइम भी पता होना चाहिए कि एक वो टाइम में कितने टाइम में यहाँ आया, कितने टाइम में यहाँ आया, कितने टाइम, हम अच्छे से किसी वस्तु के मोशन के बारे में बता पाएंगे, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा, तो देखिए अभी लिखा है फॉर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन कहाँ है, हमें क्या करना पड़ेगा, एन इवेंट भी रिक्वायर्ड, हमें इवेंट जो है यानी कि ये 4 चीज़ें को मिला देंगे तो उसको हम कहेंगे कि इवेंट, ठीक है। तो इवेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसके पोजीशन को ज्ञात करने के लिए। अब बता रहे कि पोजीशन मेन कहाँ है, उस पोजीशन के लिए तो हमें एक्स वाई जेड की ज़रूरत पड़ती है, पर वो कहाँ मतलब मोशन कर रहा है टाइम के साथ, उसके लिए हमें टी की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कि ए रेफरेंस फ्रेम विथ 4 कोऑर्डिनेट, यानी उस
जो रेफरेंस फ्रेम होता है उसका फोर कोऑर्डिनेट हमने क्या बताया कि एक्स वाई जेड एंड टी भी होगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इस कॉल्ड स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें टाइम ऐड हो जाएगा तो टी भी ऐड कर लेंगे, विच इज आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही मानते हैं, अगर उसमें हमें टाइम मोशन बताना तो हमें टी भी ऐड करना पड़ेगा। यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब समझिए कि आप तो समझ गए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब समझते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जैसा कि थंबनेल में लिखा है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम क्या करते हैं, चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं और कुछ उसके बारे में जान लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब आप क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप क्या है। जैसे मैंने लिखा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो पहले इनर्शियल लिखा है, इनर्शियल मतलब इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है जड़त्व, ठीक है। तो ये आपके न्यूटन का लॉ आपने जब पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा माइंड में, कुछ जड़त्व टाइप हमने पढ़ा था। तो हम पहले क्या करते हैं, दोनों का मतलब समझ लेते हैं। आप लोग रियल जो एग्जाम्पल होता है उसका पहले आप लोग मतलब समझ लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो हमने क्या बोला, पहले हम समझ लेते हैं कि जड़त्व का नियम होता क्या, उसके बाद कुछ भी देखेंगे, क्योंकि आपको पहले जड़त्व का नियम समझ में आना चाहिए। यानी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है, यानी विरामा अवस्था में, यानी कि रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर आप कोई बाह्य फोर्स ना लगाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, यानी बाह्य बल ना लगाए, तब तक वो वस्तु रुकी ही रहेगी। या फिर कोई वस्तु अगर चल रही है, ठीक है, चल रही है, तो इस पे जब तक हम कोई भी अलग से फिर से एक्सटर्नल बल नहीं लगाते या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तब तक ये वस्तु चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। यानी कोई भी वस्तु अगर विरामा अवस्था में है तो वो विरामा अवस्था में ही रहती है, और कोई वस्तु अगर मोशन में है, गति में है, तो गति की अवस्था में ही रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये क्या कहता है, न्यूटन का लॉ फॉलो करता है, ठीक है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। तो ये पहले आपको समझ में आना चाहिए, तब आपको समझ में आया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो अब समझ लीजिए कि जो मैंने आपको अभी नियम बताया, आपको जो न्यूटन का जो मैंने लॉ बताया, अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या करता है, जो मैंने अभी जो जड़त्व, उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। इनर्शिया मतलब जड़त्व ही होता है, ठीक है। तो लिखा कि लॉ ऑफ इनर्शियल होल्ड, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जड़त्व का नियम हमने बताया उसको फॉलो करे, तो उसको हम कहें कि वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लीजिए कह सकते कोई जगह हो या फिर कोई भी, समझिए कार हो, कोई भी बस हो, वहाँ पे अगर जड़त्व का नियम जो मैंने अभी आपको बताया इनर्शिया लॉ वो फॉलो करे, तो उस जगह को हम कहें कि वो एक इस टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। यानी वो इनर्शियल फ्रेम, यानी आप आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसा जगह या ऐसा रेफरेंस फ्रॉम जहाँ पे इनर्शिया लॉ, यानी कि कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन का लॉ जो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट लॉ, वो फॉलो हो जाए, तो उसको कहें कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने क्या लिखा, इसको मैं अभी समझाऊंगी, इसको आप टेंशन मत लीजिए, पहले यहाँ समझ लीजिए कि और ऐसा जगह या ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं होता, यानी कि न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी भी वस्तु पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स ना लगाए और वो रुकी है तो रुकी ही रहेगी, वो चलेगी नहीं, ठीक है। और ये एक और बताता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और उस पर हम कोई भी बाह्य बल नहीं लगाते तो वो चलता ही रहता है, ठीक है। उस पर अगर कोई भी बाह्य बल ना लगा, एक्सटर्नल फोर्स ना लगा, तो यही क्या होता है, नियम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इनर्शिया डज नॉट होल्ड, यानी ऐसा जगह या ऐसा फ्रेम या ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसा रेफरेंस फ्रेम जहाँ पर न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं करता है,
उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। हम न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं, सारे नियम नहीं, जो मैंने फर्स्ट नियम बताया लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट नियम है न्यूटन का, जो मैंने आपको अभी समझाया कि भी क्या होता है, वो अगर जहाँ फॉलो नहीं करता उस जगह को कह देंगे कि वो क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो आप कहेंगे, आप एग्जाम्पल भी दिखाइए कि कौन सा जगह होता है जहाँ पे जो न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं करता। आप तो कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, न्यूटन का लॉ तो हर जगह फॉलो होता है, कैसे ऐसे फॉलो नहीं हो। तो अभी उसका भी कंडीशन लिखा है कि कहाँ कहाँ वो फॉलो नहीं करता है। देखिए जहाँ कहाँ कहाँ फॉलो करता है, इसमें क्या होता है कि फॉलो करता है, ठीक है, इसमें कहेंगे फॉलो नहीं करता है, ठीक है, इसमें फॉलो नहीं करता और इसमें क्या करता है, फॉलो करता है। तो हम देखिए इसमें किस कंडीशन में नहीं करें, कुछ तो कंडीशन रहेगा रेफरेंस फ्रेम का। तो ये देखिए जहाँ पे वेलोसिटी जीरो रहेगी, वेलोसिटी को अगर आप, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड एंड होता है डायरेक्शन, ठीक है, दोनों का क्या होता है, मिक्सअप होता है वेलोसिटी। तो जहाँ पे स्पीड भी कह सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो, यानी कि जीरो हो, और इसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, और स्पीड को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ अगर वो उसका वेग जीरो है, उसका स्पीड जीरो, यानी कि यहाँ पे रुका का रुका है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ वो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि v जीरो, यानी जिस ऑब्जेक्ट का वेग जीरो होगा, वेग जीरो का मतलब क्या है कि वो रुका हुआ है। तो यानी कि जो कोई भी चीज़ रुका हुआ होता है तो वहाँ पे न्यूटन का लॉ फॉलो करेगा और उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। जैसे कि आप कहीं ग्राउंड में बैठे हैं, ठीक है, और आप अपने आप को अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, तब ग्राउंड पे बैठे और आप चल वल नहीं रहे, मूव नहीं कर रहे, वहाँ चुपचाप बैठे हैं, तो आपको हम कह दें कि वो क्या है, एक प्रकार का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यानी जो मैं बैठी हूँ चुपचाप, कुछ कर नहीं रही हूँ, मोशन नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई वेग नहीं है, तो हम कह देंगे कि मैं क्या हूँ, एक प्रकार की इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, और दूसरा अब कहेंगे कि ये क्या होता है, और v इज कांस्टेंट, जीरो ही नहीं होता है, जहाँ v कांस्टेंट होता है वहाँ पर भी लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करता है, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करता है, और जहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो कर देगा उसको कहेंगे कि वो इनर्शियल फ्रेम है। तो अब कहेंगे v इज कांस्टेंट करके दिखाइए, जो रुका हुआ है उसमें तो कैसे लॉ फॉलो कर रहा है, तो हम जानेंगे क्योंकि रुका है तो इस पर ना कहीं कुछ वायर नहीं लगा है, तो आप सामने देखिए खुद हिल नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब कांस्टेंट वाले में बताऊं मैं आपको, तो कांस्टेंट वाले में ये बताऊंगी, देखिए गाड़ी चल रही है, ठीक है, कोई कार ही चल रही है, ठीक है, समझे कोई ट्रेन चली, ठीक है, कोई ट्रेन चली जो 5 किलोमीटर पर आवर चल रही है, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है, और ना ही वो 5 किलोमीटर थोड़ा सा अधिक चल रही है, ना थोड़ा सा कम चल रही है, 1 घंटे में करेक्ट वो 5 किलोमीटर चल रही है। तो आपको वो क्या है, एक प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, जो उसका वेग होगा, यानी कह सकते जो स्पीड होगा वो क्या होगा, एक प्रकार का कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि आप टाइम के साथ बढ़ रहे फिर भी जो उसकी गति है एक बराबर रहेगी, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही चलेगी, थोड़ा भी हिलेगी, तो इसलिए आप अंदर भी खुद रहेंगे ट्रेन के अंदर, और एक ही गति से चल रही, तो आपको लगेगा कि ट्रेन तो चल ही नहीं रही। अगर आप अंदर एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, यानी क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि अगर v कांस्टेंट रहता है तो भी हम क्या करते हैं, जो वहाँ पे रेफरेंस फ्रेम होगा वो रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यानी सब मिला के आप एक जब ये v कांस्टेंट रहे या v जीरो रहे, उसका अगर एक्सक्लेरेशन क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं जो v है उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो एक्सक्लेरेशन मिल जाता है। तो एक्सक्लेरेशन हमेशा आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, आप याद रख लीजिए। और कंडीशन क्या ये होना चाहिए कि जो वेग हो वो जीरो होना चाहिए, और जो ये एक वेग कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वेग अगर कांस्टेंट हो और वेग अगर जीरो हो तो हम क्या कहेंगे कि वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और ये दोनों होगा तो आप जान समझ ही सकते हैं कि एक्सक्लेरेशन जीरो होगा, टाइम के साथ डिफरेंशिएट जीरो करें या फिर कांस्टेंट करें, दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यानी 3 कंडीशन बस आप याद रख लीजिए। कहीं भी आपको कोई चीज़ दे दिया कि अब बताइए कि ये जगह क्या है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वहाँ पे पहले आप वेग देख लेंगे कांस्टेंट रहेगा या फिर जीरो रहेगा, तो आप तुक्का मार के तुरंत बोलो कि ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब समझते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि पहले क्या होनी चाहिए, वैल्यू कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वैल्यू देखिए जीरो भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने कहा जीरो भी नहीं होनी चाहिए, वेग और एक्सक्लेरेशन भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर वेग जीरो नहीं है तो एक्सक्लेरेशन जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट पे एक्सक्लेरेशन जीरो आ सकता है, एक जीरो रहेगा तब एक्सक्लेरेशन जीरो आ सकता है। तो ना ही कहा है कि कांस्टेंट होना चाहिए, ना ही वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, और ना ही क्या, तब तो खुद एक्सक्लेरेशन भी जीरो नहीं हो। यानी आप सब मिला कर सकते हैं जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी और जीरो नहीं रहेगी, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे
जो फ्रेम बनेगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू कैसे कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि अब आपका जो न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि जहाँ न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं करे वहाँ पे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सेम वही हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेन लेते हैं, ठीक है, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। और मैं अभी अब दिखा दूंगी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो कैसे ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी मतलब क्या होगा, चलिए मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। और अब क्या अचानक खूब तेज छः नहीं कह सकते कि अब समझिए कि 20 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी, यानी गाड़ी बहुत तेज चल रही। तो अब स्टार्टिंग में जब झटका तेज आपको 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर जब वो जो ड्राइवर है वो स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, आपको एक झटका लगेगा। झटका क्या लगेगा कि आप क्या करेंगे, आगे की ओर या पीछे की ओर आप हो जाएंगे। तो वो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, क्यों, वो कैसे हो गया, बिना कुछ फोर्स लगाए। क्या कहा गया, वो जस्ट जो न्यूटन थे उन्होंने बस ये बताया कि अगर कोई भी वस्तु चल रही है, मोशन कर रही है, तो उस पर कोई हम बाह्य बल ना लगाए, बाह्य फोर्स ना लगाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, तो वो वैसे ही चलती रहेगी। पर यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ हमने वेग को क्या किया, कांस्टेंट नहीं रखा। पहले 5 था, फिर हमने 20 कर दिया। यहाँ पे हमने कोई भी फोर्स नहीं लगा, पर फोर्स न लगाने के बाद भी जो अंदर बैठा व्यक्ति होगा वो तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो वो फोर्स कहाँ से लग रहा है, उसको कहाँ से ऐसा फोर्स मिल रहा है जो उसको आगे धक्का दे रहा है। अगर 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तुरंत गाड़ी जा रही है तो वो क्या होता है, एक जो वो जो वो फोर्स रहता है वो कहाँ से आ, क्योंकि न्यूटन का लॉ तो कहता है कि नहीं, अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रह जाएगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगा जाए। पर बिना बाह्य बल लगाए भी जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक है, या फिर पीछे की ओर झुक जाएगा। अगर गाड़ी बहुत तेज कर दिया जाए, फिर स्लो कर दिया जाए, फिर झुकेगा, फिर फास्ट कर, यानी वैल्यू को कांस्टेंट नहीं रखना है। जो आपका वेग है, वेग में क्या होता है, स्पीड। यहाँ पे भी समझ लीजिए दो चीज, स्पीड यानी कि हम स्पीड बढ़ा दे रहे हैं या घटा दे रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, हमारा जो वहाँ पे अब न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक और चीज, अगर हम डायरेक्शन भी कर रहे हैं तो भी नहीं फॉलो करेगा, यानी कि डायरेक्शन को भी हम अगर कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप सीधे ऐसे चल रहे थे 5 किलोमीटर की पर आवर से चल रहे थे, यहाँ पे कोई हम जो टाइम स्पीड है वो चेंज नहीं करेंगे, 5 किलोमीटर चले। पर अगर यहाँ पे बहुत घुमावदार, यानी कि आपने क्या किया, अपने गाड़ी का डायरेक्शन तुरंत घुमाया, यानी बहुत घुमावदार रास्ता है, अपने गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो भी ऐसे चेंज किया, उस टाइम भी आप देखेंगे अगर आप खिड़की के साइड बैठेंगे तो आप खिड़की के साइड झुकने लगेंगे, अगर आप एक घुमावदार रास्ते पे आ रहे हैं तो अगर हम v को कांस्टेंट ना रखें, यानी स्पीड बढ़ाते घटाते रहे या डायरेक्शन को इधर उधर करते रहे, इधर गाड़ी जाए ऐसे घूमने लगे, गाड़ी डायरेक्शन भी चेंज होने लगी, या फिर स्पीड भी हम लोग चेंज कर लें इधर की उधर, उस समय क्या होगा, आप जो अंदर व्यक्ति बैठा रहेगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा और डायरेक्शन चेंज होगा तो सिर्फ खिड़की के साइड जाने लगता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं करे, क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर कोई भी गाड़ी चल रही है, कोई भी चीज़ चल रहा है, वस्तु चल रहा है, तो जब तक उसमें बाह्य बनने लगा जाए वो हिलेगा नहीं, ठीक है। और जैसे चल रहा है मोशन भी करता रहेगा, उसमें कोई इसके मोशन में कोई चेंज नहीं होगा जब तक वो बाह्य बल न लगा जाए। पर बिना बाह्य बल लगाए ही, यानी कि एक्सटर्नल बिना फोर्स लगाए ही क्या हो रहा है, आप इधर कभी इधर घूम रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूटन का लॉ जो होल्ड नहीं कर, डज नॉट होल्ड नहीं करा, तो उस जगह को, उस कार को वहाँ पे जहाँ डायरेक्शन चेंज करेंगे, जहाँ स्पीड चेंज करेंगे, उस समय उस कार को हम लोग क्या कह देंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम कह देंगे, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, जहाँ आपका v कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोनों v में दोनों चीज़ आता है, डायरेक्शन प्लस स्पीड, और फिर क्या, और जीरो नहीं रहेगा, जीरो यानी कि रुकी हुई अवस्था में हमेशा क्या होता है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे जीरो को क्या कर दिया है कि जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो जब अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा और ये जीरो नहीं रहेगा तो एक्सक्लेशन जीरो आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली आप एक्सक्लेशन को भी लिख सकते हैं कि वो जीरो नहीं होगा। जब मैंने आपको अभी मैं स्टार्टिंग में बताई कि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पिछली वाली वीडियो में बताई, तो वहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक्सक्लेशन बताया था कि एक्सक्लेशन क्या है, जीरो जहाँ रहता है वह नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, और जहाँ एक्सक्लेशन जीरो नहीं रहता है वो क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये तो आपने अच्छे से एग्जाम्पल समझ लिए। अब चलते थोड़ा सा दोनों का डिफिनीशन लिख लेते हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं हम लोग।
चलिए उसके पहले मैं एक और चीज़ आपको समझा दूँ। एज ए स्टूडेंट हमको भी कन्फ्यूज़न होता था, तो आपको भी पक्का कन्फ्यूज़ होगा कि यहाँ पे मैम कह रही है कि आप स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या हो जा रहा है, वहाँ पे एक झुकाव लग रहा है। तो आपको लगा कि स्पीड भी तो एक फोर्स होगा। नहीं, फोर्स नहीं, स्पीड फोर्स नहीं है, ना कि डायरेक्शन फोर्स है। ना स्पीड चेंज करे, कम ज़्यादा कर, तो वो आप ये मत समझिए कि मैंने गाड़ी पे स्पीड बढ़ा दी तो गाड़ी पे फोर्स लगा दिया, इस वजह से तो वहाँ पे पक्का नहीं फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पीड आपका फोर्स नहीं है। और जो न्यूटन है उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं टच करते, तो जैसे अवस्था में रहेगा वैसे अवस्था में नहीं रहेगा। तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने फोर्स तो लगाया नहीं, हमने स्पीड बढ़ाया। तो आपको ये नहीं समझना है कि जो स्पीड है वो फोर्स नहीं है। इसलिए आप स्पीड एक अलग क्वांटिटी है, ठीक है, और फोर्स एक अलग क्वांटिटी है। आप दोनों को मिक्सअप मत कीजिए कि स्पीड बढ़ाए मतलब फोर्स ही बढ़ाई, वो सब नहीं होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ को धक्का दे के लगाना क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो वो स्पीड करना या फिर डायरेक्शन को चेंज करना एक प्रकार का मत समझिए कि फोर्स है, ठीक है। यही बस मैंने समझा था, इसलिए मैंने आपको अभी इसको इरेज नहीं किया। अब चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए जो मैंने आपको अभी समझाया वो मैंने यहाँ पे डिफिनीशन के तौर पे लिख दिया, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या समझाया, जैसे लिखा कि दोज फ्रॉम रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड, जहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करेगा, आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, जो मैंने आपको अभी समझाया। और यहाँ पे आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, छोटा टर्म में आप और ऐसे लिख सकते हैं कि अनएक्सक्लेटेड फ्रेम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनएक्सक्लेटेड मतलब ए इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नहीं रहे उसको क्या कहेंगे, अनएक्सक्लेरेशन। तो अनएक्सक्लेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ ए इज इक्वल टू जीरो होगा, जो मैंने आपको अभी बताया। अब चलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका भी डिफिनेशन समझ लेते हैं कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक्सक्लेटेड यानी कुछ एक्सक्लेशन रहना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कह देंगे कि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताने के बाद मुझे एक और चीज़ बताना था जो कि मैं भूल गई, तो इसलिए आप जब अपने कॉपी में नोट करेंगे तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद नोट करेंगे, ठीक है। तो मैं उसको बता दूं, यहाँ पे मैं उसको भूल गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताने के बाद ही मुझे बताना चाहिए था। तो उसको जब आप नोट करेंगे कॉपी में, तो आपको पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद ही उसको क्या करना है, नोट करना है। ये चीज़ नोट करना, मैंने क्या कहा था कि सिंपली भाषा में अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स की भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट में या कह सकते जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु के पोजीशन को बताते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए कि एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ऐसे एक्स वाई जेड। तो अगर हम हमें इस वस्तु का पोजीशन बताना होगा, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हमें पोजीशन बताना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो आप सिंपली अगर समझे, मान लीजिए ये हमने लिखा है कि 5, 6 एंड 3, इसका मतलब क्या होगा कि जो ये एक्स वाले डिस्टेंस पे 5 चला है 5 यूनिट, और वाई वाले डिस्टेंस पे 6 यूनिट चला, और जो जेड वाले उस पे है एक्सिस पे है उस पर 3 यूनिट चला, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो अगर आप बस 5, 6, 3 लिख देंगे कॉमा में तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। 5, 6 और 3, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी समझ आए कि ये एक्स वाई और जेड की बात करा। पर आपको कोई डायरेक्ट कहे कि हमें पोजीशन उसकी बताओ, तो पोजीशन आप ऐसे पूरा, अगर कोई कहे एकदम मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बताओ, तो आपको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। जैसे आपको लिखना पड़ेगा पहले 5, और 5 को बताना ही पड़ेगा कि वो x यूनिट पे है, तो वो आपको दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे i लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x वाले एक्सिस के लिए i यूनिट होता है, ठीक है। तो यानी i कैप आपको लिखना पड़ेगा, प्लस 6 वाले के लिए आपको 6j कैप प्लस 3k कैप। अगर आप इस तरह से पोजीशन को बताएं तब कोई भी समझ सकता है कि 5 जो है वो x एक्सिस के यूनिट पे चला होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो कह सकते हैं यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। और देखिए 6j है, यानी हम समझ सकते हैं कि जो y वाले पे 6 यूनिट चला होगा y एक्सिस पे, और फिर 3j है ना z एक्सिस पे 3 यूनिट चला होगा, ठीक है। तो वही क्या होता है, अगर कोई कहे कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताइए तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आपसे कोई कहेगी कि अब चलिए अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी और एक्सक्लेशन भी यहाँ पे आपको कोई निकालने के लिए कहेगा, तो आपको पता है कि वेलोसिटी कैसे निकालना, कोई भी अगर चीज़ है
उसको क्या करते हैं हम टाइम के साथ रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो क्या होता है इसके पहले इसलिए हमें डी आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, डी आर निकालेंगे तो हम क्या लिख देंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख, अगर हम यहाँ ऐसे कर दूँ इसको सिंपली हम अगर वो निकालना है तो हम एक्स आई कर लेते हैं। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला निकालना है तो इसको हम यहाँ पे वाई लिखे, वाई जे कैप और जेड के कैप लिख लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हमें निकालना है वेग, तो वेग यानी कि वेलोसिटी निकालना है तो हम जानते हैं कि टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी आर को, तो क्या मिल जाता है वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डी आर कैप इंटू डी टी, टाइम के साथ क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स आई कैप, ठीक है, अपान डी टी प्लस डी वाई जे कैप अपान डी टी और प्लस डी जेड के कैप अपान डी टी। ये क्या होता है, यही हो जाता है एक वेलोसिटी। अब आपको एक्सक्लेशन निकालना है तो एक्सक्लेशन निकालने के लिए ठीक है यहाँ पे ये आर है। ठीक है, ये आर है। ठीक है, ये आर है। अभी डी आर निकला नहीं था, डी आर मतलब सबके साथ डी जोड़ना पड़ेगा। अब एक्सक्लेशन आपको निकालना, तो एक्सक्लेशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है उसको ही हम क्या करते हैं टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे करेंगे डी टू आर और अपान डी टी, और इसको क्या कर देंगे डी टी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जे कैप प्लस डी टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर जेड और के कैप अपान डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसको एक्सक्लेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लेशन लिख सकते हैं या फिर एक और तरीका लिख सकते हैं, डी वी अपान डी टी भी लिख सकते हैं। इसको आपका लिखने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी टू आर अपान डी टी स्क्वायर की जगह आप अगर ये लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते तो एक्सक्लेशन मिलता है। तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम में दिया हो कोई भी, अगर आपको 5, 6, 3 दे दिया और कहा कि इसकी वेलोसिटी और इसकी एक्सक्लेशन निकालिए, इस पोजीशन उसका जो पोजीशन है यहाँ पे, तो आप वैसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, अब यही आपको समझाना था। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जगह हमें क्या करना था, तो ये आपको जब मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया उसके बाद ही आप क्या कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, तब आपको ज़्यादा बेटर आपका अच्छा से नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और एक और मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ मैं अगर आप चाहते हैं कि देखें नोट्स कैसे बनाते हैं अच्छे, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर मिले, तो उसके लिए मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब तक आप जुड़ गए होंगे मुझे पता है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप वो नोट्स देख के अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो मैं दिल से कह सकती हूँ और उससे आपका बेटर नंबर आ सकता है। ठीक है, तो अब क्या अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा खुश रहिएगा, अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर प्राउड फील करवाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।